Hello student, this is Preeti Gupta from MP International School, Nayagaon, Kota. Today we are taking Civics, Chapter 1, Power Sharing. Hello student, let's start Chapter 1, Power Sharing. Overview. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी जो कि हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, we noted last year that in a democracy all part does नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन। हमने जैसा कि पढ़ा था कि डेमोक्रेसी वहां नहीं होती जिसमें सारी पावर केवल एक ही ऑर्गन या एक ही गवर्नमेंट के पास होती है। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, यहाँ शेयरिंग होती है जहां पर पावर को शेयर किया जाता है, किसमें? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि सारी पावर गवर्नमेंट ना हो के पास ना होकर किन किन के पास होनी चाहिए? लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास और जुडिशियरी के पास। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। और अब हम इस चैप्टर और अगले चैप्टर में पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। वी स्टार्टेड विद 2 स्टोरीज विद बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस चैप्टर में हमने 2 स्टोरी के थ्रू हम पावर शेयरिंग को समझेंगे। फर्स्ट इज बेल्जियम एंड सेकेंड इज श्रीलंका। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। और इन दोनों कंट्रीज की स्टोरी से हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल किया जाता है और पावर शेयरिंग के क्या इम्पैक्ट होते हैं। The stories yield some general conclusions about the need of power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. और यह लगभग 2 chapters में complete होगा. So let's start chapter बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम है स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, स्मॉलर एरिया इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और यह इतना छोटा स्टेट है, मतलब जो हरियाणा है भारत की एक स्टेट हरियाणा, उससे भी छोटा बेल्जियम है। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्सेमबर्ग। देखिए अपनी बॉर्डर्स किन किन कंट्री के साथ शेयर करता है? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी या लक्सेमबर्ग के साथ। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। और इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। और यह हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन बेल्जियम की है। द इथेनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ का जो इथेनिक कंपोजिशन है, अच्छा इथेनिक एक वर्ड आया है, इथेनिक का मतलब क्या? इथेनिक का मतलब देखिए, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एक सोशल डिवीजन होता है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मतलब जो कल्चर शेयर किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथेनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट। और देखिए जैसे कि एक कम्युनिटी, मतलब एक एरिया है, वहाँ कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब जो इंग्लिश वाली कम्युनिटी है वह इंग्लिश वाले लोगों को ही इम्पोर्टेंस देगी, वो सारी पावर किसके पास होगी? इंग्लिश वालों के पास। ऐसे हिंदी वाली जो लैंग्वेज होगी उसमें केवल हिंदी वाले लोग ही एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये क्या हो गया? उनका इथेनिक पार्ट हो गया। देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ द कल्चर और बोथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो फिजिकल सिमिलरिटीज होती है, दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। और इस तरह से यह जो हमने एक लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज को लेकर समझा है, यह कहाँ फॉलो हो सकता है? पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन में भी फॉलो हो सकता है या पर्टिकुलर किसी एक नेशनलिटी में भी फॉलो हो सकता है। इथेनिक का मतलब है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मतलब हम जो कल्चर शेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डिवीजन। द इथेनिक कंपोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ इस स्मॉल कंट्री, छोटी सी कंट्री का जो इथेनिक कंपोजिशन था वो कैसा था? वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स था। ऑफ आवर कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच।
अब देखिए ये जो बेल्जियम था एक छोटी सी कंट्री, इसकी टोटल पॉपुलेशन का 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। कहाँ रहता था वो? फ्लेमिश रीजन में रहता था। एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। और कौन सी लैंग्वेज ये बोलते थे? डच लैंग्वेज ये बोलते थे। अनदर 40% पीपल लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। देखिए जो 40% लोग थे वह वलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। अब देखिए 59 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो 99% कंप्लीट हो गया। और जो 1% था बेल्जियंस स्पीक जर्मन। यह कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। इन द कैपिटल सिटी ब्रिसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। देखिए अब जो बेल्जियम की कैपिटल थी क्या? ब्रिसल्स, वहाँ पे 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। वो वहाँ की जो 80% पब्लिक थी वो कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करती थी? बोलना फ्रेंच। वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। और उस जो कैपिटल सिटी थी उसकी केवल 20% पब्लिक कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करती थी? बोलना डच। तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब यदि हम एक कैपिटल सिटी के बारे में देखें तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो लैंग्वेज कम बोली जाती थी 40% क्या बोलते थे? फ्रेंच। लेकिन उस कैपिटल सिटी में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती थी? फ्रेंच ही बोली जाती थी। दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development। और इस तरह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी who got the benefit of economic development, वह जानती थी कि यह किस तरह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो सकता है। एंड एजुकेशन मच later this led to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s। अब देखिए जो दोनों लैंग्वेजेस को बोलने वाले थे, डच और फ्रेंच को बोलने वाले थे, इनके बीच में क्या होने लगा? टेंशन्स होने लगी इनके बीच में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, कुछ डिस्प्यूट्स होने लगे। कौन से सन में? 1950 से लेकर 1960s तक। The tensions between two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem। देखिए अब पूरी कंट्री की बात ना कर कंट्री की जो कैपिटल सिटी थी ब्रसेल्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन अ कंट्री। देखिए अब जो डच बोलने वाले लोग थे वह कंट्री में मेजोरिटी में थे। जैसा कि हमने पढ़ा कि 59% जो पब्लिक थी, लोग थे, वह डच लैंग्वेज बोलते थे, बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। लेकिन यह जो डच बोलने वाले लोग थे या माइनॉरिटी में थे, कहाँ पर थे? यहाँ की कैपिटल में थे। लेट अस कंपेयर दिस द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब देखिए यह जो सिचुएशन थी हमने किसके बारे में पढ़ा? बेल्जियम के बारे में पढ़ा। अब हम एक और कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट कंट्री इज श्रीलंका। इज एन आइलैंड नेशन। ये एक आइलैंड नेशन है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और यह तमिलनाडु की जो कोस्ट है वहां से कुछ ही किलोमीटर है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ है। अबाउट द सेम एज हरियाणा। और यहाँ भी हरियाणा के, हमारी जो स्टेट है हरियाणा, उसकी इक्वल है। Like another nation in South Asia region, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। अब देखिए जो श्रीलंका है वह कैसा है? डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंहलाज स्पीकर। देखिए अभी हमने बेल्जियम का एग्जांपल लिया। जो बेल्जियम के लोग थे वह डच और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इसी तरह से जो श्रीलंका के लोग हैं वह मोस्टली सिंहलाज, 70% लोग सिंहलाज लैंग्वेज बोलते हैं। एंड जो 18% लोग हैं वो तमिल स्पीकर्स है। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। देखिए अब जो ये 80% तमिल स्पीकर्स है इनके भी 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, एक तो वह तमिलियन जो कि पर्टिकुलर श्रीलंका से ही बिलोंग करते हैं, मतलब वहां के नेटिव है। आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। देखिए जो वहाँ के नेटिव है जो तमिल यूज करते हैं उनको क्या कहा गया? श्रीलंकन तमिल्स। उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा गया 13%। द रेस्ट दोज फोरफादर्स कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग
colonial period are called Indian Tamils. अब क्या हुआ था, colonial period के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो हमें क्या पता चला था कि भारत में कॉलोनीज बनाई गई थी विदेशों के द्वारा। तो जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें जब फॉरेनर्स इंडिया आए थे तो इंडिया के लोगों को अपने साथ ले गए थे काम करने के लिए। तो ये जो तमिलियन इंडियंस थे ये कौन थे, इनकी जनरेशन थे, तो इन्हें कहा गया इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी द मैप, आप मैप में देख सकते हैं, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल्स है वो कहाँ रहते थे, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ और ईस्ट रहते थे। मोस्ट ऑफ द सिंहलाज स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब देखिए जो श्रीलंका में सिंहलाज लैंग्वेज यूज करते थे वो कहाँ पर रहते थे, वो कौन से धर्म को फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट धर्म को। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स, और जो तमिलियंस थे या तो वह हिंदू थे या मुस्लिम थे। दे आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, और उनमें से केवल कुछ 7% क्रिश्चियंस थे हु आर बोथ तमिल एंड सिंहलाज, और हु आर बोथ इन तमिल एंड सिंहलाज, वह लोग या तो तमिल बोलते थे या फिर सिंहला बोलते थे। जस्ट इमेजिन What could happen in situation like this? अब देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। In Belgium, Dutch community could take advantage of its numerical majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among communities further. जैसे कि हमने बेल्जियम में समझा कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जबकि वहाँ 2 ही लैंग्वेजेस थी, डच और फ्रेंच। लेकिन अब यदि हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखें तो श्रीलंका में 3 लैंग्वेजेस है, सिंहला, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। दिस could lead to a very messy partition of the country. Both the side would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhalas community enjoyed an even bigger majority. अब क्लियर हो गया कि जो श्रीलंका था वहाँ की जो कम्युनिटी थी वहाँ मेजोरिटी में कौन था, सिंहलास थे वहाँ की मेजोरिटी में, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और पूरी कंट्री पर किसका दबदबा था, सिंहलास का। नाउ लेट्स अस लुक इट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब हम देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज में किस तरह से पावर शेयरिंग की गई, किस तरह से इन्होंने अपने डेमोक्रेसी के थ्रू रूल किया।